नमस्कार स्टूडेंट, यूपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताना चाहेंगे। तो देखिए, होता क्या है, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक होता है विधायिका, जिसको कहते हैं हम लोग लेजिस्लेचर। दूसरा होता है न्यायपालिका, जुडिशरी। और तीसरी होती है कार्यपालिका। तो ये तीन जो बॉडी हैं, इनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारा मोनार्की सिस्टम हो या हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। अंतर इतना होता है कि जो मोनार्की सिस्टम होता है यानी राजतंत्र, उसमें ये तीनों पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करें मोनार्की सिस्टम यानी राजतंत्र, राजतंत्र में ये तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति कानून भी बनाएगा, वही कानून के संवैधानिकता या सही गलत की जांच भी करेगा और वही अपने तरीके से उसे एग्जीक्यूट यानी लागू करेगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने कानून बनाया, अर्थात वो विधायिका की पावर रखता है, कानून बनाएगा। तो जब उस कानून के संवैधानिकता की या सही गलत की जाँच करेगा वही, यानी न्यायपालिका की उसके पास पावर होंगी, तो फिर उसको उसमें कोई गलती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उसने उसे स्वयं बनाया है। और फिर वही व्यक्ति उस कानून को अपने तरीके से लागू भी करेगा, तो उसे कोई कहने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसा चाहेगा वैसा करेगा ये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसके पास जब सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाएंगी, केंद्रीकृत हो जाएंगी, तो ये व्यक्ति एक तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा। ठीक है, और ये राजतंत्र में जो व्यक्ति होता है वो क्या बन जाता है, तानाशाह। ये एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर जनता का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा राजतंत्र में जो राजा होता था वही कार्यपालिका होता था, वही विधायिका होता था और वही न्यायपालिका होता था। तो ये तो बात हो गई राजतंत्र की। लेकिन अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें तो डेमोक्रेसी में ये जो तीनों पावर हैं ये अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होती है, मतलब अलग अलग होती है, ये एक नहीं होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है, यानी कानून कोई और बनाएगा, कानून की संवैधानिकता की जांच कोई और बॉडी करेगी और उसे लागू कोई और करेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में ये तीनों अलग अलग होती हैं, अलग अलग हाथों में होती है। ठीक है, तो कानून कोई और बनाएगा, उसके संवैधानिकता की जांच कोई और करेगा और लागू कोई और करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम भारत में बात करें तो कानून बनाएगी पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये अलग अलग बॉडी है और
उसे एग्जीक्यूट करने वाली जो एग्जीक्यूटिव होगी, गवर्नमेंट होगी, वो अलग बॉडी होगी। तो ये अलग अलग होती है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं? क्या एकदम से इसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, या इसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, या इसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा? तो भारत में जो व्यवस्था की गई है ये बिल्कुल एकदम अलग नहीं है। ये अलग होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं। ठीक है, यानी विधायिका अगर कानून बनाया और न्यायपालिका ने उसकी जांच की और वो संविधान के दायरे का उल्लंघन करता है तो उस कानून को जीरो घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून न्यायपालिका जीरो घोषित कर सकती है अगर वो संविधान का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब आत्यांतिक नहीं होगा, यानी ये मनमानी कानून नहीं बना सकती है। अगर इसके द्वारा बनाए गए कानून की जांच करने का राइट न्यायपालिका को नहीं होता तो फिर विधायिका अपने आप में तानाशाह हो जाती। ठीक है, वो मनचाहा कानून बना देती। न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को अनावश्यक शून्य घोषित नहीं करेगा। अगर संविधान का उल्लंघन किया तो ही करेगी, तो ये भी मनमानी नहीं कर सकती है। और अगर कार्यपालिका सही से काम नहीं कर रही है तो न्यायपालिका कार्यपालिका को अल्टीमेटम दे सकती है, क्योंकि न्यायपालिका का ये राइट है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एक टर्म उभर कर आता है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जब न्यायालय सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए और वो विधायिका कार्यपालिका इन पे नज़र रखने लगे, तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो ये तो हमने समझा कि ये तीन बॉडी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगली जो बात हम लोग समझने वाले हैं कि विधायिका और कार्यपालिका, स्पेशली भारत में जो प्रोविज़न किया गया है, वो हमने जो सिद्धांत उठाया है शासन करने का, वो ब्रिटेन से उठाया है, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, और दूसरा हम अगर एक बात और देखें तो भारत में शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य। चूँकि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था है, यानी यूनियन प्रणाली है, यूनियन सिस्टम। ठीक है, और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो लिखता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है। तो शैल भी मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो जब संघ है भारत, तो इसका मतलब है कि भारत क्या है? एक संघ है, भारत एक संघ। ठीक है, और ये संघ क्या करता है? अपने में राज्यों को समाहित करता है, तो स्टेट इसमें शामिल होते हैं, यानी ये सारे स्टेट इस संघ के अंदर हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं संघात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, फेडरल सिस्टम। ठीक है, हालांकि फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यूनियन शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र यानी संघ ज़्यादा पावरफुल होता है, राज्य कम पावरफुल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर दो का अस्तित्व है, संघ, भारत एक संघ है और राज्य भी हैं। ठीक है, तो दो का अस्तित्व है, तो दो के स्तर पर सरकारें होंगी, तो शक्तियों का बंटवारा होगा। तो यहाँ पर संघ की शक्तियाँ और राज्य की शक्तियाँ, ठीक है, और राज्य की शक्तियाँ ये बटी होंगी, और इसी को बोलते हैं हम लोग यूनियन सिस्टम। वैसे तो इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं, जो अमेरिका वाला है। तो
अमेरिका में थोड़ा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां लगभग बराबर हैं, वहाँ पर केंद्र को ज़्यादा पावर नहीं है। लेकिन भारत में जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर विखंडन की समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो अगर हम राज्यों को पावर थोड़ा अगर ज़्यादा दे देंगे या संघ के बराबर पावर दे देंगे, तो राज्य कभी भी धर्म संस्कृति के आधार पर अलग हो सकते हैं और भारत की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, एकता और अखंडता, वो भंग हो सकती है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं के दिमाग में था कि हम राज्यों को भी वैल्यू देंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे कि ये एक दिन इस भारत संघ से अलग हो जाएं। तो इसलिए हम कुछ ऐसा मिला जुला सिस्टम उठाएंगे कि राज्य भी खुश रहें और भारत की एकता और अखंडता बरकरार भी रहे। तो इन्होंने क्या किया, राज्यों को भी पावर दी भारतीय संविधान निर्माताओं ने और संघ को भी पावर दी, लेकिन उसमें थोड़ा सा चालाकी दिखा दी। चालाकी ये की कि संघ को थोड़ी सी शक्तियां ज़्यादा दे दी गई और राज्यों की थोड़ी सी शक्तियां कम कर दी गई। तो भारत में ये शक्तियों का बंटवारा है। तो ये जो फेडरल सिस्टम है भारत का, इसे एक विशेष नाम दिया गया जिसको कहते हैं यूनियन सिस्टम, और हमारे संविधान में यूनियन शब्द का ही प्रयोग किया गया है आर्टिकल 1 में। तो यूनियन और फेडरल में अंतर क्या हुआ, यूनियन में केंद्र थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होता है और फेडरल में राज्य और केंद्र के पास लगभग बराबर शक्तियाँ होती हैं। तो इतना हमने थोड़ी सी चालाकी कर दी। तो भारत में हर जगह फेडरल सिस्टम का अर्थात यूनियन सिस्टम का ध्यान रखा गया है। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग कहेंगे इसको फेडरल कहें कि यूनियन कहें, अंतर क्या है। तो आपको क्या समझना है, फेडरल सिस्टम अमेरिका का है, उसमें केंद्र राज्य के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल पावर होती है। लेकिन भारत में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन थोड़ी सी हमने चालाकी की और केंद्र को पावर थोड़ी ज़्यादा दे दी, और इसको बोलते हैं यूनियन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि कुछ विद्वान इसको कहते हैं ये क्वाजी फेडरल है इंडिया का जो सिस्टम है, ठीक है। तो झुकाव थोड़ा सा केंद्र की तरफ ज़्यादा है, बस इतनी सी बात है। तो जब हम लोग विधायिका देखेंगे तो ये केंद्र की भी विधायिका होगी और राज्य की भी विधायिका होगी, बंटवारा है ना। तो फेडरल सिस्टम का यहाँ ध्यान रखा गया है। तो संघ की विधायिका भी होगी और राज्यों की भी विधायिका होगी, राज्य की विधायिका, ठीक है। इसी प्रकार कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका होगी, संघ की कार्यपालिका, तो फिर राज्यों की भी कार्यपालिका होगी, राज्यों की कार्यपालिका, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, न्यायपालिका में फेडरल सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया है। न्यायपालिका में फेडरल सिस्टम नहीं अपनाया गया है, यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम अपनाया गया है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में। तो यहाँ हमने थोड़ा सा चालाकी दिखाई, यहाँ पर हम फेडरल सिस्टम को ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर केंद्र और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका नहीं होती है, यहाँ न्यायपालिका एक ही होती है। बस एक हायरार्की होती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो जब हम कार्यपालिका पढ़ेंगे, आज हम लोग कार्यपालिका ही पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम संघ की कार्यपालिका भी देखेंगे और राज्यों की भी कार्यपालिका देखेंगे। तो यहाँ पर हमने राज्यों का भी ख्याल रखा है, क्योंकि हमने भारत में यूनियन सिस्टम को फॉलो किया है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज कार्यपालिका की, और कार्यपालिका में हम बेसिकली आज पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, ठीक। तो देखिए, कार्यपालिका ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें
3 लेक्चर संभवतः होंगे इसके। तो आज ये पहला लेक्चर है इसका। तो संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका में आता कौन कौन है, ये कार्यपालिका होता क्या है। वैसे कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून जो लॉ वगैरह होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराना, इसका काम होता है। तो संघ की कार्यपालिका में एक तो राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति। और तीसरे यहाँ पर मंत्रिपरिषद आती है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद की बात करें तो उसमें पीएम इंक्लूड होंगे, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ये 4 आते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेक्चर अगर ध्यान से समझेंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो और चाहे वो फैक्ट हो, किसी भी एग्ज़ाम में, छोटे से लेके यूपीएससी का एग्ज़ाम, चाहे वो प्रीलिम का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, यूपीएससी का, आप इसको टैकल करने में कैपेबल हो जाए। तो आज वाले क्लास में संघ की कार्यपालिका में हम लोग बात करेंगे बेसिकली राष्ट्रपति की, ठीक। तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रपति हम शुरू करें उसके पहले एक बात आपको और याद दिला देनी है कि भारत में जो शासन करने की प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। क्योंकि ब्रिटेन भारत का शासक रहा है, इंडिया कॉलोनी रही, तो ब्रिटेन ने जो भारत में व्यवस्था डेवलप की उसी व्यवस्था को हमने फॉलो किया, और वो व्यवस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें विशेषता नंबर 1, इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में बहुत नज़दीक का संबंध होता है, पहली विशेषता, ठीक है। तो कार्यपालिका और विधायिका के मध्य नज़दीक का संबंध होता है, नज़दीक का संबंध होता है, पहली विशेषता। मतलब इसमें जैसे हम अगर वेन डायग्राम से समझे तो अगर ये बड़ा वाला सर्किल कार्यपालिका है, सॉरी विधायिका है, तो छोटा वाला सर्किल कार्यपालिका है। अब कार्यपालिका में यहाँ अगर हम स्पेशली बात करें तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, ये इसका मतलब है विधायिका के अंदर कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद समाहित है। इसका मतलब विधायिका के कुछ मेंबर, विधायिका के कुछ मेंबर यानी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के कुछ मेंबर मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। यानी विधायिका में 2 सदन होते हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा। तो कुछ लोकसभा के और कुछ राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मंत्री बनाए जाते हैं और वो मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है मंत्रिपरिषद। वो कहाँ से निकल के आया? विधायिका से निकल के आया, क्योंकि विधायिका के कुछ सदस्य कहाँ आते हैं? मंत्रिपरिषद में। यानी विधायिका मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के कुछ सदस्य यानी एमपी, क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या बनाए जाते हैं? मंत्री। ठीक है, तो जो लोकसभा होता है उसका 15% मंत्री बनते हैं,
ठीक है, तो सभी नहीं बनते हैं। तो विधायिका के कुछ मेंबर मंत्रिपरिषद में आ जाते हैं। इसका मतलब है कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से बहुत ही निकट का संबंध रखते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यहाँ पर, ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन, ठीक है। तो दूसरी विशेषता, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। सामूहिक, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन, इसलिए लोअर हाउस। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक दूसरी विशेषता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यानी सारे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये आ भी चुका है प्रीलिम में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी विशेषता यहाँ पर क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली की, संसदीय शासन प्रणाली की तीसरी विशेषता, यहाँ पर राज्य का प्रमुख स्टेट हेड अलग होता है और गवर्नमेंट हेड अलग होता है, ठीक है। तो देखना, स्टेट हेड और गवर्नमेंट हेड ये अलग अलग होते हैं। तो स्टेट हेड, अगर हम भारत की बात करें तो प्रेसिडेंट होता है, और अगर हम गवर्नमेंट हेड की बात करें तो वो होते हैं पीएम, ठीक। तो जितनी भी दुनिया में संसदीय शासन प्रणाली वाले देश हैं वहाँ पर ये दोनों अलग अलग होते हैं, स्टेट हेड और गवर्नमेंट हेड ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें, यूके में, ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहाँ भी स्टेट हेड अलग होगा, स्टेट हेड और गवर्नमेंट हेड। तो स्टेट हेड यहाँ पर क्राउन होता है और ये पीएम होता है, ठीक है। तो भारत में स्टेट हेड प्रेसिडेंट और ब्रिटेन में स्टेट हेड क्राउन। तो भारत में प्रेसिडेंट का पद ब्रिटेन के किस पद के समकक्ष होता है, क्राउन, यानी ताज, वहाँ का जो राजा रानी जो भी होगी, ताज जिसके ऊपर क्राउन लगा होगा, ठीक है। ब्रिटेन में एक ग्लोरियस क्रांति हुई थी जिसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं। उस ग्लोरियस क्रांति में ये कहा गया था कि जो क्राउन होगा वो बिल्कुल नाम मात्र के लिए होगा, आनुवांशिक होगा और नाम मात्र के लिए होगा। अब वहाँ का अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जो सहयोगी अन्य मंत्री हैं, अगर कोई प्रस्ताव वगैरह रखते हैं, सलाह, तो सिर्फ वहाँ का जो क्राउन होता है उस पर साइन करता है, कभी मना नहीं करता है, सिर्फ वो नाम मात्र के लिए है, ठीक है। तो जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर जो दो हेड होते हैं उनमें से जो स्टेट हेड होता है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। तो ये कैसा होता है, ये सिर्फ नाम मात्र का होता है। और ये कैसा होता है, ये रियल में हेड होता है, ये रियल हेड होता है, ठीक है, वास्तविक प्रमुख होता है, ओके। तो भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति महोदय, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लिखा है इसलिए ये
लिखित में प्रमुख होते हैं, रिटन हेड। तो ये कैसे होते हैं? लिखित में प्रमुख होते हैं, लिखित में प्रमुख, रिटन हेड। और ये कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाता है, अथवा संवैधानिक प्रमुख। तो ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं और ये वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या हुई? यहाँ पर कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं, प्रेसिडेंट इंडिया में और पीएम। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो केवल लिखित में प्रमुख है, लिखा है संविधान में कि कार्यपालिका के प्रमुख प्रेसिडेंट होंगे, यानी संघ की कार्यपालिका के लिखित में प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन ये रियल हेड नहीं है, तो रियल हेड कोई और है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें एक लाइन लिखी रहती है किताबों में, भारत में संवैधानिक प्रमुख वास्तविक प्रमुख नहीं होता और वास्तविक प्रमुख संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया? दोनों को बराबर पावरफुल क्यों नहीं बनाया गया? एक को रियल हेड और एक को नॉमिनल हेड, नाम मात्र का केवल बनाया गया। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। ठीक है, तो कार्यपालिका एक म्यान है और तलवारें 2 हैं, तो दोनों तलवारें अगर बराबर पावर दे दी जाए तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो कार्यपालिका एक म्यान है और तलवारें 2 हैं, प्रेसिडेंट और पीएम, इसलिए एक तलवार को कमजोर करना पड़ेगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में ये जो 2 तलवारें हैं, यानी 2 हेड हैं किसके? कार्यपालिका के, उनमें से एक को शक्तिशाली और एक को कमजोर बना दिया जाता है। तो भारतीय संविधान में एक कमजोर राष्ट्रपति की कल्पना की गई। ठीक है, तभी व्यवस्था चल पाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीसीएस के प्रीलिम के पेपर में आया था कि भारत में संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो प्रमुख तो आपको 2 दिख रहे हैं, तो आंसर आप क्या लगाओगे? जो संविधान में लिखा है वही लगाओगे। रियल में तो ये है, ये नहीं लगाओगे, जो संविधान में लिखा है वही लगाओगे। ठीक है, तो ऐसा किया गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो कार्यपालिका में हम आज कवर करेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शुरू करते हैं। इतनी सारी बातें समझ में आई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, तो अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति की। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं संघ की कार्यपालिका। देखिए, जो संघ का मामला है, संघ और राज्य 2 मामले हैं। क्योंकि भारत में संघात्मक प्रणाली है, तो संघ का भी मामला होगा और राज्य का भी मामला होगा। तो जो संघ का मामला है, जो भी संघ की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब, तो ये भाग 5 में है। तो संघ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय संविधान के भाग 5 में है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, तो इसमें 52 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल हैं, इसमें संघ की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब भाग 5 में कुछ अध्याय हैं, कुछ चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, तो भाग 5 में कुछ चैप्टर हैं, यानी अध्याय। उसमें से एक अध्याय ऐसा है जिसमें कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो एक अध्याय जिसमें कार्यपालिका का वर्णन है, फिर एक अध्याय होगा जिसमें विधायिका का वर्णन होगा, संघ की विधायिका का, और एक अध्याय ऐसा होगा जिसमें न्यायपालिका का, है ना। तो यहाँ पर कार्यपालिका, यानी किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका। और ये जो कार्यपालिका का वर्णन है आर्टिकल 52 से 78 तक है। आर्टिकल 52 से 78 तक। ठीक है, और
इस कार्यपालिका के अंतर्गत ही एक इसमें कुछ सब चैप्टर हैं, उप अध्याय हैं। तो इसमें क्या है, उप अध्याय, सब चैप्टर। और इस सब चैप्टर में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें राष्ट्रपति का वर्णन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का जो वर्णन है आर्टिकल 52 से 73 तक। तो आज हम लोग यहाँ पर संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की, और ये आर्टिकल 52 से 53 तक। ठीक है, क्लियर? तो इसको आप लोग बना लीजिए। तो संघ की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक, कोई भी हम आर्टिकल उठाएंगे 52 से 51 तक, उसमें सारी बातें संघ के बारे में लिखी होंगी, भारत संघ के बारे में। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियर तरीके से हमने यहाँ पर बताया, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये बहुत आसान है अगर आप समझ लोगे, और अगर नहीं समझते हो तो फिर ये टफ रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में एक जगह कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पहले उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स देखो। राष्ट्रपति के पद को लेकर जो प्रावधान है संविधान में तो किया ही गया है। ठीक है, और कुछ इसमें पार्लियामेंट ने एक्ट भी बनाए हैं इससे रिलेटेड, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो राष्ट्रपति, जो संविधान में चीज़ें लिखी वो तो सर्वोपरि हैं, और संविधान के दायरे में रहकर राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम कानून बनाए हैं और उसमें अमेंडमेंट किया है। तो राष्ट्रपति को हम पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 52 से लेकर हम लोग बात करेंगे 61, 62, है ना, और बल्कि 72, 73 तक, है ना। तो 73 तक है ना राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 52 से लेकर 73 तक, इसमें सारे आर्टिकल नहीं रटने हैं। तो इसमें जैसे हमें आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, 59, 60, 61 ऐसे, और फिर इससे 72 भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ आर्टिकल। ठीक है, तो सारे आर्टिकल नहीं रटने हैं। अब आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का पद, यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, आर्टिकल 53 में लिखा है संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सब राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक, और आर्टिकल 54 में इनका चुनाव कौन करेगा, है ना, यानी इसका जो वोटर्स होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे, इसको हम निर्वाचक मंडल भी कहते हैं। निर्वाचक मंडल, इसको इलेक्टोरल कॉलेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो इसके चुनाव में भाग ले उनको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और जो आर्टिकल 55 है, इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का वर्णन है। तो इसमें जो मेथड है, प्रोसीजर है, इलेक्शन का प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। तो आर्टिकल 55 में निर्वाचन की विधि क्या है उसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे। और जो 56 है उसमें इसका टेन्योर लिखा हुआ है, पदावधि, कि कितने समय के लिए ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक,
आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की बात कही गई है। री इलेक्शन कि क्या राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव लड़ना संभव है भारत में, री इलेक्शन के बारे में, पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 58 में इसकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है। क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। अर्हताएं, कौन बनेगा राष्ट्रपति, ठीक है, तो वही बनेगा राष्ट्रपति जो क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, ठीक। तो ये आर्टिकल 58 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आगे का आर्टिकल मैं बता सकूँ। आर्टिकल 59, इसकी जो भत्ते वगैरह होती है ना, परिलब्धियाँ, वेतन, भत्ते नहीं, परिलब्धियाँ, वेतन वगैरह, भत्ते, इसका वर्णन। आर्टिकल 60 में शपथ, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 60, इसमें ओथ यानी शपथ, तो शपथ का प्रावधान किया गया है। वैसे तो यहाँ पर अगर हम लोग शेड्यूल नंबर 3 देखें, भारतीय संविधान की अनुसूची 3, उसमें लिखा है राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के शपथ का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जितने भी राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी होते हैं वो फॉर्मेट जो अनुसूची 3 में दिया है शपथ का, उसके अकॉर्डिंग शपथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको छोड़कर तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, ध्यान रखना। ये उनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। तो जैसे राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 60 उसमें है। तो ये क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस ने पूछा था और स्टेटमेंट लिख के दे दिया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट लिख दिया था राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है, जो कि गलत स्टेटमेंट था, अनुसूची में नहीं है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसमें है, ठीक। तो आर्टिकल 60 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आर्टिकल 60 की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें है महाभियोग का प्रावधान, महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो वो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो है क्या, तो महाभियोग की प्रक्रिया, ये आर्टिकल 61 में है। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन आर्टिकल को डिटेल करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो हम लोग इसको डिटेल में वहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद सीधे आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं, क्षमादान की शक्तियाँ, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें से इतने आर्टिकल्स आपको ध्यान करने हैं, ओके। तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें वो कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। तो आइए फटाफट हम लोग बातें करते हैं। तो आर्टिकल 52 हो गया, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पद की जो क्वालिफिकेशन होती है, अर्हताएं, वो क्या है, अर्हताएं। तो क्वालिफिकेशन के लिए हमने आर्टिकल आपको 58 बताया। तो आर्टिकल कौन सा है, 58। इसको कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 58 में क्या है, अर्हताएं, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, योग्यताएं भी कहते हैं इसको। तो इसमें योग्यताएं क्या हैं हम लोग जानते हैं। उसमें भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, देखिए यहाँ पर आयोग जब क्वेश्चन पूछता है उसमें लिख देता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और 2 कथन दे देगा, 3 कथन दे देगा। तो एक कथन दे देगा कि
राष्ट्रपति के मतलब ये कहेगा कि राष्ट्रपति के बारे में विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और लिख देगा कि वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो भारत का जन्म से नागरिक हो। तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है जन्म से नागरिक हो, नागरिक होना चाहिए, नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बाई बर्थ हो। इस पे आप जरा गौर कीजिएगा। दूसरा, इसकी जो एज होती है, इसकी जो अवस्था होती है, जो उम्र होती है, वो मिनिमम 35 वर्ष, मिनिमम 35 वर्ष, ठीक है। तो मिनिमम 35 वर्ष जिसकी एज है वो चुनाव लड़ सकता है, और अधिकतम क्या होगी इसके लिए कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। मरते दम तक आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्र हो गया। तीसरा, इसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र 30 साल होती है, मिनिमम जो आयु होती है वो 25 साल, कितनी, 25 वर्ष। तो अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ बता दिया कि 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति की मिनिमम एज, और यहाँ पर आपने लिखा कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष ही है। तो इसका मतलब है कि लोकसभा का सदस्य बनने की जो अन्य योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए उम्र की योग्यता को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उम्र के लिए यहाँ पर स्पेशली बताया गया 35 साल। क्लियर हो गई बात? ठीक। लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और अगर लोकसभा का सदस्य है तो राष्ट्रपति का चुनाव अगर उसने लड़ा और वो जीत गया तो फिर लोकसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर इसमें जो चौथी क्वालिफिकेशन होती है कि कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, इनके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो अब लाभ के पद पर थोड़ी सी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाभ का पद जनरली ये आप लोगों को पता होंगी, अब पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो पद नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मतलब सरकारी नौकरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो, चाहे वो अखिल भारतीय सर्विस हो, ऑल इंडिया सर्विस हो, वो कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद का निर्णय कौन सुनाता है? तो ध्यान रखिएगा, लाभ के पद का निर्णय कौन देता है? संसद। तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, संसद द्वारा लाभ के पद का निर्धारण किया जाता है, ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा लाभ के पद का निर्धारण किया जाता है। क्लियर? अब कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं है, तो दो चार हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जैसे खुद राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए और मंत्री। तो कौन कौन से लाभ के पद नहीं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल यानी गवर्नर और मंत्री, ये लाभ के पद में नहीं आते, ठीक है, ये लाभ के पद नहीं है, ये लाभ के पद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो इस समय राष्ट्रपति हैं और ये अगर दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो इन्हें राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लाभ का पद नहीं। अगर ये लाभ का पद होता तो पहले इस्तीफा देना पड़ता और फिर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते। यानी वर्तमान राष्ट्रपति और दोबारा जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो इन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल
पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसी प्रकार कोई मंत्री पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर नोट में लिख लीजिएगा। क्लियर? ओके। तो अगर लाभ का पद होता तो पहले रिजाइन करना पड़ता और तब वो चुनाव लड़ते, तो ये लाभ के पद नहीं माने गए। ठीक है, तो इन बातों पर आप थोड़ा सा अगर संशय हो तो यहां से आपका क्लियर हो गया होगा। चलो, अब हम लोग क्वालिफिकेशन कवर करने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग बात करते हैं निर्वाचक मंडल, यानी इनके वोटर्स। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल यानी आर्टिकल कौन सा हुआ? 54। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम में। ठीक है, और मेंस में भी बनेगा। मेंस में यहां से विश्लेषणात्मक क्वेश्चन बनेगा, एनालिटिकल क्वेश्चन बनेगा। तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, देखो ध्यान से समझना। इनके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के दोनों सदनों के, ये इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि दिखाई दे जाए। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। यहां पर निर्वाचित शब्द आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि संसद में कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, वो प्रोविजन खत्म कर दिया गया है आज की डेट में। तो निर्वाचित सदस्य, और दूसरा राज्यों की विधानसभाओं, और जो राज्यों की विधानसभा होती है वो होता है लोअर हाउस, निम्न सदन। निम्न सदन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य यानी जो राज्यों की उच्च सदन होता है, अपर हाउस, विधान परिषद, उसके सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो और तीसरा यहां पर एक प्रावधान किया गया था, दिल्ली और पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये 17वां संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी, ये यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भी इनके वोटर्स होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये प्रोविजन कब किया गया था? 70वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को ये प्रावधान किया गया था। तो ये कभी कभी ये भी पूछ लेगा ना कि दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भी इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो इस संविधान संशोधन का मतलब ये था कि जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा हो, जिन यूनियन टेरिटरी के पास विधानसभा हो, वहाँ के सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य, ठीक है,
राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स बनेंगे। तो आज की डेट में अगर हम लोग देखें, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया और वहाँ भी विधानसभा है, तो अंडरस्टूड है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बात आप दिमाग में यहाँ बिठा लो, चाहे तो नोट में लिख लो कि जिन यूनियन टेरिटरी के पास विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स बनेंगे, अर्थात निर्वाचक मंडल बनेंगे। ठीक है, ये बात याद कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हर जगह आप देखोगे निर्वाचित सदस्य होंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर हमने देखा, इसको मैं रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो वोटर्स हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वोटर्स ये लोग वोट देंगे और इनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट चुनाव होने का मतलब ये है कि इनका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट चुनाव क्यों नहीं होता है, इनडायरेक्ट चुनाव क्यों होता है राष्ट्रपति महोदय का, और इनडायरेक्ट चुनाव में जो विधि अपनाई जाती है वो होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है इनका, उसमें जो मेथड होता है, जो उसकी विधि होती है वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल एंड STVS, सॉरी सिंगल ट्रांसफरेबल को ही STVS कहते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दो बातें यहाँ पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और इसको कहते हैं एकल स्थानांतरणीय मत पद्धति। एकल स्थानांतरणीय मत पद्धति। ठीक, तो किताब जब आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत या जो भी है DD बसु, तो उसमें लिखा रहेगा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल स्थानांतरणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार सुन लो, लिखा रहेगा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल स्थानांतरणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के तहत, सीक्रेट जो बैलेट होता है, गुप्त मतदान के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड से राष्ट्रपति का चुनाव क्यों कराया गया। ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, विश्लेषणात्मक तरीके से इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दें कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चुनाव क्या होता है। देखो, पहले डायरेक्ट समझ लो तो इनडायरेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? तो इसमें जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुने। ठीक है, यानी इसमें वोटर जनता डायरेक्ट होगी, इसमें वोटर्स कौन होगा? जनता। तो भारत का जो 18 साल का नागरिक है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो अपने प्रतिनिधि को सीधे वोट देके चुन लेगा। जैसे, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। तो जैसे लोकसभा का चुनाव, ठीक है, विधानसभा का चुनाव,
ठीक है, पंचायतों का चुनाव, म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी जो नगर निगम वगैरह इनके चुनाव, तो जो पंचायतों के सदस्य हैं इनका चुनाव डायरेक्ट, म्यूनिसिपैलिटीज़ के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादातर चुनाव भारत में डायरेक्ट होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि जहां पर जनता अपना वोट डायरेक्ट ना दे, इसका मतलब है कि जनता ने जिसको चुना वो राष्ट्रपति को चुने, यानी जनता की तरफ से जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाए। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, तो जिनको हम कहते हैं विधायक, एमएलएज, विधायक, ये क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको किसने चुना, जनता ने, तो जनता ने इन्हें चुना, और इन्होंने किसको चुना, भारत के राष्ट्रपति को चुना। ठीक है, तो जनता ने अपना वोट विधायक को दिया और विधायक ने ये वोट पहुंचा दिए राष्ट्रपति के पास। तो जनता के वोट इन जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाए गए। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, अगर आपसे क्वेश्चन बना दे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट दे दे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो चुनाव तो जनता द्वारा ही होता है, ठीक है, जनता ही चुनेगी, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनेगी। तो अप्रत्यक्ष का मतलब आपको समझ में आया कि जनता ने पहले अपने एक प्रतिनिधि को चुना और वो प्रतिनिधि जनता के वोट कहाँ पहुँचा देगा, राष्ट्रपति के पास। तो इनडायरेक्ट चैनल हो गया ना। तो जैसे मान लो राष्ट्रपति है ये प्रेसिडेंट, समझना ध्यान से, फिर से एक बार समझ लो, प्रेसिडेंट, और ये है बी व्यक्ति और ये है ए व्यक्ति। तो ए व्यक्ति ने अपना वोट इसको दिया और इस बी व्यक्ति ने ए के वोट पहुंचा दिए यहाँ। तो ए के वोट पहुंचे तो यहाँ, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं पहुंचे, ये एक चैनल के थ्रू पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट चुनाव। क्लियर हुआ। अब इनडायरेक्ट चुनाव क्यों, क्या वजह थी, और फिर इनडायरेक्ट चुनाव में दो मेथड होते हैं, एक होता है लिस्ट सिस्टम और एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो लिस्ट सिस्टम क्यों नहीं फॉलो किया गया, प्रोपोर्शनल सिस्टम को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को क्यों फॉलो किया गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, वो काफ़ी विश्लेषणात्मक होगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपको आज के लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, राविन एकेडमी RAWIN, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर आज का जो लेक्चर है हमारा पॉलिटी का, कार्यपालिका वाला, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आज हमारा ये लेक्चर 46 है, पॉलिटी का 46 लेक्चर है, 46वां क्लास है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, और फिर सीखते हैं ये इनडायरेक्ट क्यों हुआ और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों हुआ। ओके।